दोबारा खुशामदीद आपको कहेंगे। थोड़ी देर पहले मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो गुफ्तगू कर रही, पंजाब पुलिस के नौजवानों को शाबाश दी। साथ ये भी कहा कि जी जिस तरीके से मुज़ाकरात हो रहे हैं, किन किन से बातचीत हो रही है, वो पूरा जो प्लान है आज PMLN की तरफ से जो उनका नैरेटिव है, सब मरीम साहिबा उसको लीड कर रही हैं। कल जब उन्होंने बातचीत की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कल कहा कि मैंने ये प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा है और ये मैंने राना सनाउल्लाह साहब को कहा है कि इन लोगों को आने दें। सो क्या ये सवाल उठता है इससे, काशिफ साहब मैं अगर आपसे आगाज करूं, क्या इस वक्त ये कहना गलत होगा कि डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर की तरह मरीम नवाज साहिबा, बिकॉज वो ट्वीट करती हैं कि फलाने चैनल को ठीक कर दें, इसको सेट कर दें, ये बोल दें, इसको गिरफ्तार करना है, इसको गिरफ्तार कोर्ट को ये कहना चाहिए, कोर्ट ने ऐसे कहा, वैसे कहा। शहबाज साहब नजर नहीं आ रहे हमें और कोई मेन स्ट्रीम उनका लीडर इस तरह से बात नहीं कर रहा। मरीम साहिबा क्या डिफैक्टो PM है इस वक्त मुल्क की? देखें, एक तो फैसला मुस्लिम लीग ने ये किया था कि मरीम नवाज मीडिया नैरेट करेंगी और सारे लोग जो उनकी मीडिया टीम के थे उन सारों को लाहौर बुलाया गया था इसी काम के लिए। देखिए, माने या ना माने, मरीम नवाज ने वो लीडरशिप वो पोजीशन तो हासिल कर ली है पार्टी में। Who listens to शहबाज शरीफ anymore? और हमजा फौज और हमजा को मैंने देखा मेरी सुबह से, वो पंजाब के वजीर आला हैं। वो अगर वो सारा दिन भी टीवी पे, शायद आपको रजिस्टर ही ना हो गया वो टीवी के ऊपर। लेकिन वो वजीर आला है या नहीं है, उनके सूबे में आज क्या हो रहा है, मुझे तो नजर नहीं आया वो कहीं आज सारा। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन मसला ये है कि इस सारी गेम में हमजा शहबाज कहीं नहीं, शहबाज शरीफ कहीं नहीं है, सिर्फ मरीम नवाज है और राना सनाउल्लाह। और मुझे ये लगता है कि इस सारी गेम के अंदर जो पिवट है वो मरीम नवाज शरीफ की है। नैरेटिव बिल्डिंग का काम उनको दिया गया, आपने सारी गुफ्तगू करनी है। अब वो यहाँ पर आके एक बात करी, मुझे तो सुबह से एक चीज जो समझ नहीं आ रही, जब मैं सुबह से इन सारों को सुन रहा हूं, ये क्या टीवी बंद करके चाय पार्टीज में बैठे हैं जो कहते हैं लोग बाहर नहीं निकले। आपने ओपन प्लेइंग फील्ड दी किसको है? उस वक्त होता है लोग निकले या नहीं निकले जब आप उनको निकलने की आजादी देते हैं और फिर ये फैसला करते हैं। जिस तरह अक्सर जलसों के बाद इनकी ट्वीट सारी होती हैं, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लोग बाहर नहीं निकले, जलसा नाकाम हो गया वगैरह। तो फिर खाली जगहों की तस्वीरें दिखा दें, आप भी कैमरे उधर ले जाएं, लेकिन जब आप मारिया, आपको मैं कहूँ कि आपने यहाँ इस टीवी को, ये जो टीवी पड़े इनमें से किसी टीवी को हाथ लगा के दिखाया, यहाँ मैं 10 डंडे वाले खड़े कर दूं जो आपको यहाँ से हिलने ना दें, और आप जरा सा बाहर निकले तो मैं आपके अब 2 डंडे भी मार दें, आपकी गाड़ियां तोड़ दें, और उसके बाद क्या देखा मारिया नहीं पहुंच सकी ना। आई डोंट गेट दिस आर्ग्यूमेंट। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये क्या समझ रहे हैं इस वक्त टीवी पर बैठ के जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि हम पूरा पाकिस्तान ब्लाइंड फोल्डेड आंखों पे पट्टी बांध के बैठा है कि हमने इक्तदार है, ये इक्तदार की बात है। इक्तदार में और इतनी दफा को एक ही बात कि शायद लोग सच समझना शुरू कर दें। और देयर इज दैट सेगमेंट ऑल्सो जो दूसरी साइड का जो बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं, और देखें ना जी ट्विटर उठा के जी कॉन्फर्मेशन बाइस भी है ना, जिसने जो बात माननी है उन्होंने वो बात माननी है। जी वसीम बादामी साहब, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं काशिफ अब्बासी साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि क्रैकडाउन किया गया, ये सोचते हुए किया गया कि हम क्रैकडाउन कर देंगे, फिर देखते हैं कितने लोग निकलते हैं। और अब जो सिचुएशन है इस वक्त वो बहुत दिलचस्प इसलिए है कि कोर्ट ने कहा है कि एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड जगह है जहां पर आप जा सकते हैं। खान साहब ने कहा है हम डी चौक में जमा होंगे। वो उनकी एक पॉलिटिकल पोजीशन है, वो जब आएंगे पहुंचेंगे तो पता चलेगा नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन ये जो मरियम साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं या जो PMLN की तरफ से इस वक्त तक या गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, ये तो और मामले को जो है वो आगे बढ़ाने वाला काम है कि बंदे नहीं हैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है सिचुएशन को। व्हाट इज योर टेक ऑन? अच्छा, और ये इस जवाब से पहले एक बात और कि मुझे जरा और भी जिसमें बड़ा अफसोस है वो ये इस तरह की तंजिया ट्वीट जो कि हमने कुछ बड़े लीडरान की तरफ से भी देखी है, MPM की तरफ से, कि जी जब ये क्रैकडाउन शुरू हुआ कि PTI वालों देखो अब घबराना नहीं है, अब ये नहीं करें। यानी आप एक्चुअली रियासती ताकत का, हुकूमती ताकत का इस्तेमाल करके और फिर आप उसका मुझिका भी उड़ा रहे हैं, तंज भी उड़ा रहे हैं कि देखो यानी अब हम तुम्हें मारेंगे घर में घुस के और तुम्हें डरना नहीं है। तो भाई यानी फिर आप किस मुंह से, अगर जाहिर इख्तिदार तो परमानेंट किसी के पास भी नहीं रहता ना, तो कभी कोई अपोजिशन में कभी कोई हुकूमत में, तो फिर आप किस मुंह से कल राइट टू प्रोटेस्ट का, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन का आप मुतालबा कर रहे थे और कल दोबारा अगर आप जाएंगे अपोजिशन में, जाना है ना भाई, हमेशा क़यामत तक तो नहीं रहना, तो फिर आप किस मुंह से ये मुतालबा करेंगे? क्योंकि आप लिटरली घरों में घुस के और फिर उसके बाद आप मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई देखो अब घबराना नहीं, देखो अब भागना नहीं। ये जो ताकत है ना, ये भी उधार ली हुई ताकत है, ये नहीं भूलना चाहिए। और जो आज इनके इमाम पे दूसरों को डंडे मार रहे हैं, वो 2-3 साल बाद कोई इसमें मुझे शक नहीं है कि किसी और के इमाम पे भी डंडे पड़ सकते हैं। ये सिस्टम ही इस तरह है ना। ये
सिस्टम तो एक्सपोज हुआ है ना बहुत सारे, उस पे इस तरह बहुत सारे ट्रेंड सेट कर दिए गए हैं जो कि बाद में इनके लिए प्रॉब्लम बनेंगे। सियासी तौर पर अपनी एक पोजीशन लें, जाहिर है वो उनकी पीटीआई से मुखालफत है, उनका नैरेटिव अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है, अपनी एक राय उस राय से कोई इत्तेफाक करे, इख्तलाफ करे, लेकिन ये इस अंदाज से ताकत का इस्तेमाल और फिर उसको इस तरीके से मैं क्या कहूँ, न सिर्फ कि ओन करना बल्कि उस पर मुज़ेका करना, उस पर इस अंदाज से उस पर फख्र का इजहार करना, ये मेरे लिए बहुत मतलब ये बड़ी मायूसी की बात है। मैं तो नहीं कहूँगा अजीब सी बात है, चूंकि ये ताकत में जब भी कोई आ रहा होता है तो सारी चीजें होती हैं, लेकिन बहुत बहरहाल मायूसी की बात है, इसलिए इसका मतलब ये कि सर्कल पे रुकेगा नहीं। फिर जब कल आपका रोल रिवर्स होगा तो फिर वो आपके साथ वो करेंगे जो आप उनके साथ कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा एक सिलसिला है जो कि इस अंदाज से जारी रहेगा। और दूसरी और आखिरी बात यही, भाई अगर लोग नहीं है तो फिर तो बहुत ही आसान है ना, फिर तो आप कहें भाई सारे कंटेनर हटाओ, सब छोड़ दो, आओ भाई इस ग्राउंड में आओ, एक्सपोज करो पीटीआई को, तो बात ही खत्म हो जाएगी। फिर आप कहें देखो भाई एक पुलिस वाले ने एक बंदे को नहीं रोका और देखो इस सबके बाद जो पीटीआई मजमा जमा कर सकी वो ये था, तो बात खत्म हो जाएगी। ये ठीक है कि भाई ये आप फैसला करें कि आपने मुजाहिरीन की बात मान के आपने इलेक्शन की डेट देनी नहीं देनी, का मुतालबा मानने नहीं मानना, वो एक अलग पूरी डिबेट है, लेकिन इस तरीके से जबर से रोकना और उसके बाद पर ये भी कहना देखिए बंदा ही नहीं निकला, ये तो एक अजीब सी बात है। अरशद शरीफ साहब, आपके ख्याल में क्या ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, जो कुछ इस वक्त हो रहा है, वो ये समझ बैठे हैं कि हमने अभी एक लंबे अरसे हुकूमत में रहना है और ये जो पार्टी है ये गई अब लंबे टाइम के लिए चली गई इस वजह से, क्योंकि जाहिर है उनका एक डेमोक्रेटिक राइट था, उन्हें प्रोटेस्ट करने दिया जाता, उसके बाद अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते तो मेक सेंस कि आप गवर्नमेंट्स रिएक्ट करती है। क्या ये यकीन हो चला है कि बस अभी हमने ही चलना है, लंबा टाइम हमने ही गुजारना है? तो आप ही ने प्रोग्राम किए थे और एनालिस्ट पैनलिस्ट बिठा के आपने कहा इन्हें मारिया जी चौधरी साहब, अभी ये बाबर अवान से मिलाएं जरा। अच्छा चले जी, प्रोड्यूसर साहब बाबर अवान साहब का जरा नंबर ट्राई कीजिए जी। वो ये एश्योरेंसेस आपको पता है, क्योंकि मरीम नवाज ने तो ऐलान भी किया था कि हम ये टोकरा महंगाई का क्यों उठाएं, सारा कुछ आ रहा था जी, लंदन से भी इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, आप ही नहीं कहते। उसके बाद कहीं ना कहीं से कोई कहते हैं कि तजियाकार के जी कोई एश्योरेंस आई थी कि नहीं जी आप डट के खड़े हो जाएं, और मरीम नवाज आज वही चीज़ रिपीट करी है कि जत्थों के सामने हम घुटने नहीं टेकेंगे, पूरी पीडीएम हुकूमत। और आसिफ जरदारी साहब का इसमें काफ़ी कलीदी किरदार था, जब बाकी पीडीएम वालों को कन्विंस किया जा रहा था, तकरीबन मान चुके थे, तो उन्होंने जी तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि नहीं जी हम इस तरह से इस्तीफ़ा नहीं देंगे और हम इसको कैरी ऑन करेंगे। तो उस वक्त भी कुछ लोगों ने समझाया था कि आप मिस कैलकुलेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी पहले भी 2014 में हमने जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट बुला ली थी, 126 दिन का इन्होंने पहले धरना दिया, क्या हो गया, आप देखें गर्मी है कितने दिन बैठ जाएंगे, 126 दिन हमने हुकूमत चलानी है, IMF थ्रू हो जाएगी, सऊदी बेल आउट पैकेज आ जाएगा, अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात जो है बेहतर हो जाएंगे। वो जो अमेरिकन हमारा एक फोबिया है कि जनाब अमेरिका से एक फ़ोन आ जाए तो उसके बाद टांगें कांपने लग जाती है, जिसका इमरान खान भी हवाला देते रहे। 2001 में भी ऐसे ही हुआ और इमरान खान के मुताबिक उनकी हुकूमत के पीछे भी वही अमरीकी साजिश है। तो उसके पीछे सारे अवामिल कार फरमाते, एक मिसकैलकुलेशन जो हुई है इन सब से वो अवाम का रिएक्शन था, और अवाम का रिएक्शन जिस दिन आपको पहले दिन नजर आया था, अगर आप उस दिन जाते लोगों से मिलते, और वो एक लीडरलेस एहतजाज था। और इमरान खान खुद भी ये कहते हैं कि मुझे तो अंदाजा नहीं था। अच्छा अर्शद साहब भी साथ साथ ये डी चौक की फुटेज आप लोग भी तमाम लोग देखें, ये ताज़ा तरीन फुटेज है इस वक्त हम देख रहे हैं। वहाँ पे उस वक्त आग लगी हुई है, वहाँ पे कुछ जगह पर ये ग्रीन बेल्ट है, दरख्त हैं जिन पे आग लगी हुई है। ये शदीद आंसू गैस की शेलिंग भी इस वक्त साथ साथ हो रही है, लोग वहाँ पर इधर उधर भाग रहे हैं। और इस दौरान जो है आप देख सकते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी उनके साथ उनके पीछा कर रही हैं। सो बहरहाल इस वक्त इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत की सूरत हाल है, और ये इस वक्त एक शेर इसकी मुनासबत से जो मैं पढ़ देती हूँ जो बहुत मुनासिब है, वो है कि लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर को सभी शाहपरस्त बोल उठे, हजूर शौक सलामत रहे शहर और बहुत। अच्छा पीपल्स पार्टी का जिक्र किया आपने, इस वक्त मैं देख रही थी, आपको पता है पीपल्स पार्टी के जितने वुज़रा हैं वो इस वक्त स्विट्जरलैंड में डेवोस में उसमें शेरी रहमान साहिबा वहाँ पर हैं, वो हिना रब्बानी खर साहिबा, बिलावल साहब वहाँ पे हैं। यहाँ पे वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले, उनका काम सिर्फ ये कि हमने पैसे जो दिसंबर, तो उनकी जो वजारतें हैं वो बड़ी कंफर्ट कुशी वजारतें हैं, जहाँ पे इस वक्त वो एक तरीके से वेकेशनिंग इन यूरोप है, जबकि इसका सारा पॉलिटिकल जो फॉल आउट है वो तो PMLN के ऊपर है ना। एग्जैक्टली। लेकिन आज जो कराची में
विजुअल्स आए, सिंध पुलिस जो डायरेक्ट फायर कर रही थी, उसके बाद टीयर गैस शेलिंग वहाँ पे हुई, लाठी चार्ज हुआ। मेरे ख्याल बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा कहती है कि जी जमहूरियत के सबसे बड़े अलंबरदार हमें, जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने दी हैं, हमेशा बात करते हैं पीसफुल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की और बहुत सारे केसेस में, लेकिन जो आज जो कुछ हुआ है कराची में, मेरे ख्याल जी नहीं काशिफ साहब, उनका विफाक के अंदर तो स्टांस है ना कि हमें ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करनी है। वो यहाँ पे कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर भी हमने साथ कंसेंसस से लगाना है, सिंध में वो लगाएं या ना लगाएं। तो सिंध में और विफाक में एक फर्क तो है ना उनके स्टांस में, कि नहीं है? बता दें, ये गलत बात है। एक मॉरल पोजिशनिंग उनकी विफाक में मुख्तलिफ है ना बाबा। देखिए मेरी एक बात सुने, जब आपका कोई भी पोजीशन होती है ना, आपके कंट्रोल में जो भी छोटा यूनिट होता है ना, उसके अंदर वो आपको पोजीशन नजर आती है। अगर मैं कहता हूं कि मैं बहुत साफ सुथरा आदमी हूं, मैं बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा ह्यूमैनिटेरियन आदमी हूं, मैं लोगों के हकूक का बड़ा ख्याल करता हूं, तो आप मेरे घर जाएंगे तो मेरे मुलाजिम आपको कहेंगे यार बहुत अच्छा है, हमारा ख्याल रखता है, हमारी हर चीज का, हमारी तनख्वाह वेजेस के मुताबिक देता है, वो मेरे घर में कोई परेशानी होगी तो उसका ख्याल करेगा, तमीज से बात करता है। मैं अपने घर के अंदर कोई चोरी नहीं करूंगा, मैं टैक्स चोरी नहीं करूंगा, मैं बिजली के कुंडे नहीं डालूंगा। अगर मैं समझता हूं या मैं ये क्लेम करता हूं, तो आपने अगर देखना है कि कितने डेमोक्रेटिक एक सेटअप है ये, सिंध के अंदर जाके देख लें, और सिंध में जाके देखें तो बंदा आपसे डिसएग्री करे, वीडियो बना ले, उसको ठोक देते हैं। और पुलिस उनको ना सिर्फ एक वोट के लिए उसको पाकिस्तान लाते हैं, ना सिर्फ लाते हैं, बल्कि वो डॉन की स्टोरी थी जिस पर उसने कहा भी, मुझे बाद में मुर्तजा वहाब जो हमने चेक किया, और डॉन की स्टोरी है, और रिपोर्ट हुई है कि इन्होंने उनको उठाया वहां से। अब ठीक है या गलत ही, मुर्तजा वहाब उसको सू करे ना जाके डॉन से टेकअप करे, ये इन्होंने उठाया, उसको लेकर गए, अजरके पहनाई उसको बैठकर वहां अदालत में, वहां से इसकी प्रोटेक्टिव बेल ली और उसको लाके वोट डलवाया। ये है डेमोक्रेसी। मसला ये है कि नाजिम जोखी वाहिद नहीं है, वो जो जर्नलिस्ट कत्ल हुआ उसको देखिए, बाबर एवान साहब हमारे साथ लाइन के ऊपर मौजूद। चौधरी साहब, आपकी फरमाइश पे हमने बाबर एवान साहब से राब्ता किया, वो आ गए हमारे साथ लाइन पे। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप आगाज करें, फिर हम अपने सवाल पूछें। जी बाबर अवान साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद जो अभी पूरे मुल्क में मारा मारी, पकड़ धकड़, फायरिंग, चैलिंग, दरख्तों को आग, खवातीन की बेहुरमती, उनको बच्चों समेत जेलों में डाला जा रहा है। यहाँ लाहौर में रावी के पुल से आपके एक ओहदेदार को उठा के नीचे फेंक दिया और वो शहीद हो गया। तो आपने गुंगलियां डाली हुई है, और मरियम कहते ये शिकस्त खुर्दा टोला है, 200 बंदा इनके साथ नहीं, ये रोते पीट पे सुबह हमारे पाँव में पड़ गए, दोपहर को फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे लेट गए, और अभी सब रो रहे हैं हमें बचा लो, हमें बचा लो। व्हाट इज गोइंग ऑन? थैंक यू। आपके जज्बात की मैं भी कदर करता हूं, बाकी भी करेंगे, लेकिन ये मरियम झूठी और उसका टोला जो बातें फैला रहा है वो गलत हैं। पहले तो मैं करेक्ट कर दूं कि कल गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अपने प्रेसिडेंट शुएब शाहीन के जरिए से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और आज कहा गया था कि हम आके, मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं था, मैं हाई कोर्ट में पेश हुआ था, तो वहां से मैं गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी प्रोसीडिंग्स के हवाले से मना कराया है, इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। इसका जो दूसरा हिस्सा है उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। ये अगर कोई बाहर नहीं निकला, ये ठीक कह रही हैं, तो फिर ये फायरिंग किसके ऊपर हो रही है? ये कत्ल कौन हो रहा है? ये शेलिंग हमारे टैक्स के पैसों से, कौम के टैक्स के पैसों से गोलियां जो खरीदी गई हैं वो कौन चला रहा है? कराची में भी नुमाइश चौरंगी के पास भी फायरिंग हुई है। अभी मुझे असद उमर का मैसेज आया है, अभी मुझे मैसेज आया है जुल्फी बुखारी का, और लोगों का मैसेज आया है कि मैसिव शेलिंग हो रही है, और इंटरनेट बंद करके और बाकी जो मोड्स हैं कम्युनिकेशन के उनको बंद करके सारे कुछ पाया जा रहा है। और ये एक पहलू इसका हो गया। इसका दूसरा पहलू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के बाद मुझे आईजी इस्लामाबाद ने टेलीफोन किया था थोड़ी देर पहले। मैंने आईजी इस्लामाबाद को कहा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? आपने एक जगह अलॉट हुई है, आप पुलिस की तरफ से लोगों को ये बताएं भी, और आप पुलिस की तरफ से अपने लोगों को मना कराएं कि यूज ऑफ फोर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया। लेकिन इसके साथ ही जो मरियम झूठी है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इल्जामात लगाए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो पेंडिंग प्रोसीडिंग है उसके हवाले से भी उसने गुफ्तगू की जो खिलाफे वाक़या है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिर मैंने टेलीफोन किया सेक्रेटरी इंटीरियर को, और उनको मैंने कहा कि कराची में फायरिंग हुई है और पंजाब में भी जो यूज ऑफ फोर्स हो रहा है, और एक पंजाब का लाहौर का पुलिस वाला
वो बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की तरह से इल्जामात लगा के कल से बोल रहा है। ये भी मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रास्ते में लेके आया। अब हमें ये कहा गया था कि मैंने उनको कहा कि कुछ फैसले ऐसे हैं जो इमरान खान खुद करेंगे और मैं उनसे मिले बगैर वो फैसले अदालत को नहीं बता सकता। दो बातों पे हम बड़े क्लियर हैं। एक तो ये हुकूमत नाजायज है, इम्पोर्टेड है और ये हुकूमत इलिजिटिमेट है, इसको हम नहीं मानते। दूसरा ये है कि मैंने कहा ये कहते हैं फौरी मसला हल कर दो, आप कहें इनके लॉ ऑफिसर से और इनकी साइड से अभी अगर ऐलान कर दें इलेक्शन का तो मसला हल हो गया। मसला तो इतना ही है, तो इतने तरद्दुद की इनको जरूरत नहीं रहेगी कि पूरी कौम को मारने के लिए निकल पड़े। ये जो आग लगाई जा रही है इसके बारे में भी ये मुसद्दका इतलात हैं कि आग खुद लगाते हैं। इन्होंने असला बरामद जो करने का दावा किया था वो झूठा है और वहां पे जो मैंने सारी जगह ये देखा हुआ है, मेरा इतना 40 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है वकालत में कि थाने भरे हुए होते हैं जिसके ऊपर असला डालना चाहते हैं वो डाल देते हैं। इससे पहले एक हुकूमत ने असला डाला था इजाजुल हक साहब पे, दूसरी ने डाला था शेख रशीद साहब पे, बाद में पता लगा कि वो क्या असले थे। अब तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो लोगों के रास्ते हैं और लोगों की जो जिंदगियां हैं और लोगों की जो लाइफ लाइन है इकोनॉमी, उसके ऊपर ये हमलावर हो गए। इस वक्त मैं दुखी दिल के साथ, लेकिन मैं कहूंगा जरूर, मैं एक बात छुपाऊंगा नहीं, इस वक्त पिंडी को पुलवामा बना दिया गया है। सीज देख लें, मजालिम देख लें, आप वहां फेंके हुए जो टुकड़े हैं कांच के वो देख लें सड़क के ऊपर, जख्मी लोगों के हाथ, टांगे, पांव गिने ही नहीं जा रहे और एक मुकम्मल किस्म का आप सबको भी मैं सिर्फ शाबाश नहीं कह रहा, मैं आपको और आपके इदारे की अजमत को और आपकी साहबत को मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूं। उसके साथ मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि इस्लामाबाद को अनंतनाग बना दिया गया है जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, जो मर्जी यहां पे गोलियां मारे, बाबर अवान साहब यहां आगे लगाए। अच्छा, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा पंजाब इन्होंने इस वक्त चारों सूबों से काट दिया है। आपको पता है कि एक जगह से पंजाब लगता है सिंध के साथ, दूसरी जगह से वो लगता है बलूचिस्तान के साथ, तीसरी जगह से वो लगता है केपी के साथ, चौथी जगह से इस्लामाबाद, ये कोई कॉलोनी नहीं है किसी सूबे की, ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक अलग से जगह है। तो सारे पाकिस्तान में क्या मैसेज कि एक खानदान को और करप्ट टोले को बचाने के लिए हम सूबों की खुद मुख्तारी, उनका राइट ऑफ वे, कल जो आटा सुबह जाना था, कल जो खाने की चीजें जानी थी, कल वो सब्जियां जो जानी थी, इस्लामाबाद में भी कल के बाद कैद शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सब्जियां आज लोगों ने उठा ली हैं, सारे ईटेबल उठा रहे हैं और दुकानों के जो डेली कंज्यूमर्स गुड हैं तो ये करने किधर जा रहे हैं और जो खामोश हैं वो किस बात के लिए खामोश हैं, क्या तमाशा लगाना चाहते हैं मजीद जो इस मुल्क का दुनिया की 5वीं बड़ी एटमी ताकत का पहले इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। बाबर अवान साहब ये बताइएगा कि अभी मरियम साहिबा ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोबारा डिनाई किया कि कोई इलेक्शन नहीं होंगे, हम कोई डेट नहीं देंगे, अब हमने इनकार कर दिया। दूसरी तरफ जो अदालत ने कहा है एक स्पेसिफिक जगह पर, आप खुद भी आज गए, पेश हुए सारा, आप लोग डी चौक जाने का कह रहे हैं, तो क्या खान साहब से आप लोगों की इस पर बात हुई है? डी चौक ही जाएंगे या इस्लामाबाद पहुंच के वेन्यू वही होगा जो अदालत ने कहा, क्या होगा? देखिए, अदालत के अंदर की मैं बात पे किसी पे तबसरा नहीं कर सकता। आई एम सीनियर काउंसिल ओवर देयर और उन्होंने एतमाद किया है कि हम बात नहीं करेंगे, इसलिए मैं उन सवालों का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मरियम ने वो अदालत के हुक्म को हवा में उड़ाया और जो पहला पोर्शन था, इसके बाद जो इस वक्त बना हुआ है जनरल डायर पंजाब में और वो दोहरा रहा है जलियांवाला बाग की तारीख में, ये भी बताना चाहता हूं कि सिर्फ जलियांवाला बाग में ये तारीख नहीं दोहराई गई थी। आप जरा पढ़ लें इंडिया एज आई सॉ, जो जनरल एडवायर था, उसने ये किताब लिखी, आखिरी गवर्नर था वजीरता पंजाब का। उसने कहा हमने बमबारी करवाई थी गुजरांवाला पे। इस कदर बेशरम, बेगैरत, बेहिस लोग हैं, बेटियों के ऊपर हाथ डाल रहे हैं, घरों के अंदर जा रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूं कि ये आग से खेल रहे हैं और ये कोई अगला इनका प्लान है जो श्रीलंका में नहीं हुआ, उससे भी अगला प्लान है जिसको बाबर साहब इस वक्त अगर हम बात करें तो हमजा साहब की जो सीएमशिप है, ऑब्वियसली वो चैलेंज्ड एक पोजीशन है, क्योंकि वो जिन वोटों की बुनियाद पे सीएम बने थे वो तो डिसीट हो गए लोग। अब उसको अदालत में मामला जाएंगे, एक तो फिर पहले उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इस वक्त स्टेटस है, फिर दूसरा ये जो उसके पंजाब के अंदर जो ये पुलिस क्रैकडाउन वगैरह सब हो रहे, राना सनाउल्लाह साहब है तो विफाक में, लेकिन ऑब्वियसली ये तो सूबे का खुद
आपका प्रेरोगेटिव है ना, तो ये जो एक खला है बीच में, ये ऑर्डर्स कहां से आ रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये ओनर्स किसके ऊपर होगा, ये सारा इसका एक लीगल भी तो पाथ रूट होता है ना। देखिए मैडम, हमजा कुकड़ी नहीं रोक सका अपनी उसकी चोरी, जो उसकी कुकड़ियां थी वो चोरी हो गई, उसके पास क्या इख्तियार है। एक दूसरा, आपके शहर कराची का मुस्तफा एम्पेक्स केस है 2016 का, उसमें यह कहा गया है कि जो गवर्नमेंट होती है वो कैबिनेट एंड द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर, वो गवर्नमेंट होती है। कहाँ है काबीना 2 महीने हो गए, नहीं है। इसलिए कि हमजा कुकड़ी वापस ला सके या ना ला सके, ये जो पैसे हैं ये उसको देने पड़ेंगे, और ये जो जितने उसने अहकामात किए ये मावराए आईन है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि आज उनके जो लॉ ऑफिसर पेश हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो छोटी सी प्रोसीडिंग हुई उसके बाद मुझे सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ गई थी, उसके दौरान उन्होंने ये कहा कि पंजाब में बहुत बड़ा इस वक्त आईनी बुहरान है। ये उन्होंने तस्लीम किया, आपके रिपोर्टर्स वहां पे थे, आप उनसे जरा पूछ लीजिए, तो वो तस्लीम कर रहे हैं कि पंजाब में कोई गवर्नमेंट नहीं है। दूसरा, इसका पहलू जो आपने सवाल का छेड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 63A क्या था, हमने कोई तोते और मैना की कहानी लिखी हुई थी, सदर साहब ने अपने रेफरेंस तैयार करने में मैं शामिल था, और वो फाइलिंग लॉ ऑफिसर जो उस वक्त था वो हमारे अटॉर्नी जनरल उनके जरिए से हुई थी। और उसके साथ जब हमने ये देखा कि एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को जबरदस्ती इंस्टॉल कर दिया गया, इख्तियार और इख्तियार के दरवाजे खोल के उनके हवाले कर दिए गए, तो फिर मैंने इमरान खान के और पार्टी के मशवरे के बाद आर्टिकल 184(3) की पीटीआई की जानिब से, रेफरेंस में भी पीटीआई का वकील मैं था, उसमें हमने वाकयात लिखे। वाकयात क्या थे? सिंध हाउस के वाकयात क्या थे? आवारी टावर के वाकयात लाहौर के, उनके ऊपर जजमेंट में आई है। मिसाल के तौर पे अगर साल पहले किसी की डकैती होती है, साल बाद फैसला आता है, तो डाकू को वो सजा मिलेगी उसकी। इसलिए वो जिस दिन से ये डिफेक्शन हुई है उस दिन से वो नाअहल है, ये बात क्लियर है। तो उनके पास किधर से अक्सरियत आ गई? 2 लोग उनके अपने तो ये अहकामात कौन दे रहा है? मतलब ये अहकामात जो पंजाब पुलिस से कर रही है, ये कहां से आ रहे हैं? ये क्या राना सनाउल्लाह साहब कर सकते हैं लीगली वहां से ये सब कुछ ऑर्डर कर सकते? कहीं ना कहीं से तो ये पावर ड्रॉ हो रही है ना। टोटली इलीगल ऑर्डर्स, ये तो उनसे सवाल करना चाहिए जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। लेकिन इन टोटली इलीगल ऑर्डर्स का 2 नतीजा निकल रहा है इस वक्त। 500 वकीलों को बाहर निकलने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया इस बात में। उसमें से जख्मी वकीलों को मेरे पास फुटेजेस आ चुकी हैं। आपने देखा मेरे घर के ऊपर इन्होंने जब सीज डाली 2 दिन की, तो पूरे पाकिस्तान की वो बारें जो उससे पहले हमारे लिए नहीं बोलती थी वो उठ के खड़ी हो गई। सबको नजर आ रहा है कि कोई भी इनके दौर में महफूज नहीं है। जिस तरह जलियांवाला बाग में उन्होंने ये नहीं देखा किस मजहब से इसका ताल्लुक है और क्या उम्र है और किस ये सिंफ से ताल्लुक रखता है, उन्होंने बेदरेक फायरिंग की थी। वो एक बाग था जिसके अंदर अमृतसर के अंदर फायरिंग हुई थी। इस वक्त पूरा पाकिस्तान और पूरे पंजाब के बॉर्डर, मिसाल के तौर पर कराची में एक साहब झूठ बोल रहे थे, वो कह रहे थे जी कराची में तो कुछ भी नहीं हो रहा, कराची अंडर सीज है, 4 जिले के आप देख लें, लोगों के घर अंडर सीज है। एक हमारे आफ्ताब सिद्दीकी हैं, उनके घर पे खवातीन के साथ क्या सलूक हुआ, वीडियो उन्होंने हमने मॉनिटरिंग का भी सिस्टम बनाया हुआ है, आई एम पार्ट ऑफ दैट, वो भी आप देख लें और सुन लें। तो ये दूसरा जो नतीजा इसका निकल रहा है वो ये है कि जब देखिए किसी मुल्क के ऊपर कोई दहशतगर्दी का हमला होता है तो वो स्कूल पे क्यों होता है, वो थाने पे क्यों होता है, वो अस्पताल पे क्यों होता है, वो बच्चों पे क्यों होता है? वो लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि आइन उनके हाथ में मोम की गुड़िया है जिसको जब चाहेंगे वो गटर में उठा के मार देंगे। वो लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वी द पीपल डू नॉट मैटर। और अब अगर किसी की आंखें नहीं है और वो सब्ज आंखों वाला है तो उसके अलावा पूरी कौम देख रही है कि खवातीन कफन पहन के। जी डॉक्टर बाबर अवान साहब, आपको आवाज आ रही है? निकली जी, खवातीन कफन पहन के निकली हुई है सड़क पे, क्लियर कर रही है ट्रैफिक, बच्चे मासूम उनकी गोद के अंदर हैं। 1947 के बाद ये मंजर पहली बार कौम देख रही है कि इज्जत के लिए, आबरू के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए आइन के वाले पाकिस्तान को, वो आइन नहीं जो किसी डार्क शेड में लिखा जाता है या पार्लियामेंट से बाहर जिसको रीराइट करने की कोशिश हो। डॉक्टर बाबर अवान साहब, एक सवाल तो मैं आपसे, आपने तारीख का हवाला दिया, मई 1857 में जंग आज़ादी शुरू हुई थी जिसमें बरसगीर पाक व हिंद पे जो अंग्रेज़ का कब्जा था साम्राज्य का, उसके खिलाफ, और फिर बिलाखिर 1947 में हमें आज़ादी मिली। 1798 फ्रेंच रेवोल्यूशन,
उस वक्त जो माइंडसेट था, और किंग लुई ने क्या यही कहा था कि मैं रियासत हूं, मैं बादशाह हूं, मैं कानून हूं। तो आज पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्या इमरान खान यहाँ पे आएंगे, जलसा करेंगे और चले जाएंगे और बाकी शहरों में लोग अपने घरों में जाके बैठ जाएंगे? और अगर इलेक्शन की डेट नहीं आती तो ये सिलसिला क्या तमाम शहरों में इसी तरह जारी रहेगा? थैंक यू। पहले हम आपके भी साथ हैं, आपके अहले खाना के भी साथ हैं, आप सबके साथ हैं। और दूसरी जो बात आपने कही तारीख की, तारीख जो है वो कहते हैं ना कि यहाँ पहले भी आए हमें मुक्के दिखाने वाले कि तुझसे पहले भी जो एक शख्स जहां तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। ये तारीख में इस तरह की जो जुल्म की दास्तानें होती हैं उनकी कोई हैसियत नहीं रहती सिवाय इसलिए कि वो खाक चाटें। और इसीलिए जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म फिर जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। हमारे मैं बताना भूल गया, लीडर्स जख्मी हुए हैं मादद समेत और दूसरों समेत। इसके बावजूद हम ये जख्म फूल समझते हैं पाकिस्तान की आजादी और खुद मुख्तारी के लिए। अब आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ मैं जाता हूं, वो ये है कि मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत नाजायज है। मल्टीपल फोरम्स और अदालतों में हमने इसको चैलेंज कर रखा है। अगर इनकी मरियम झूठी और उसका झूठा प्रोपेगेंडा करने वाला और वो लोग जिन्होंने डॉन लीक्स किए थे इस कौम के लिए, वो अगर सारे भी कहें तो एक बात कौम पूरी तरह से खुले दिल के साथ, खुली आंखों के साथ और खुले दिमाग के साथ मैं सबसे अर्ज करना चाहता हूं और खुले कानों के साथ कि इनके साथ कोई गुफ्तगू हमारी नहीं होगी। गुफ्तगू का एक ही एजेंडा है, पाकिस्तान के अंदर फौरी फ्री फेयर इलेक्शन कराओ। जब इन्होंने प्रोपेगेंडा करने के लिए 2 मिनिस्टर, मैं कोर्ट में खड़ा था बाहर, मेरी भी नेम कॉलिंग हुई, बाकी नाम भी कॉल करके वो बोल रहे थे, तो फिर फौरी तौर पे पाकिस्तान की आजादी की जो नई जिद्दोजहद है और खुद मुख्तारी की नई जिद्दोजहद है उसके कायद ने ट्वीट करके बता दिया कि हम, दूसरी बात मैंने सारी जगह ये कहा था फोरम्स में और पाकिस्तान के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क जिसके साथ इस वक्त पूरी कौम जुड़ी हुई है, मैं उसके ऊपर भी ये कहना चाहता हूं, और हाजी साहब, सलमान, सब भी इस काबिल है कि सबको सल्यूट किया जाए। ये मैं ये कहना चाहता हूं, ये याद रखिएगा, इस एजेंडे से गर्दन चढ़ी जाए कौम की शरीयत की। राइट। अच्छा डॉक्टर बाबर अवान साहब, मरियम नवाज साहिबा क्या इस वक्त डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं? जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जिस तरह वो एकामात देती हैं, जलसे में कहती हैं कि जी ARY से उनको न मसला है, माइक उठा देती हैं, तो फिर तमाम हुकूमती इदारे इस तरह से एक्ट करना शुरू कर देते हैं जैसे सिर्फ पाकिस्तान में ये एक हुक्मरान खानदान, जो कि उन्होंने खुद कहा था GIT के बाहर गुलामों की तरह वो डायरेक्शंस कैरी आउट करना शुरू कर देते हैं। फिर वही चीज़ें जैसे उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब बताया कि जी राना सनाउल्लाह से ये बातचीत हुई, ये सारी चीज़ें। तो ये हुकूमत चला कौन रहा है? क्या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, नवाज शरीफ जो कि कन्विक्टेड हैं, मरियम नवाज जिनकी कन्विक्शन है, बेल पे आउट है, पाकिस्तान इस वक्त चला कौन रहा है? ये देखिए, जो इम्पोर्टेड शहबाज वो चेरी ब्लॉसम चला रहा है, वो हुकूमत नहीं चला रहा, और बड़ी मल के और बड़ी जोर लगा के चला रहा है। कुछ पॉलिश जो है वो हाथ से करता है और कुछ मेरे ख्याल में उसके लिए आंखों के बाल भी शायद इस्तेमाल होते हैं। दूसरा है रह गया जिसका आपने दूसरा नाम लिया, असल डिफेक्टो इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोदी का यार है, इसीलिए मोदी का वो पुलवामा मॉडल इस्तेमाल कर रहा है, वो अनंतनाग मॉडल इस्तेमाल कर रहा है। वो गोरों की गोद में बैठ के उनको बता रहा है कि मैं एक दूसरा इस सदी का जनरल एडवायर हूं, डायर फायरिंग करने वाला था, एडवायर फायरिंग कराने वाला था। तो ये जो मरियम ड्यूटी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, उसका काम सिर्फ एक है कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसको ये धमकी ना दे कि मेरी तुम्हारे पास वीडियो है। अब तो लोग उसके पास से गुजरते हुए डरते हैं कि मुझे भी ना धमकी दे दे कि तुम्हारी वीडियो भी मेरे पास है। और तीसरी जो बात है कि ये गवर्नमेंट जो है वो चला कौन रहा है, मुझे तो ये लगता है कि ये गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान की सारी गवर्नमेंट, वो हाथ जिनको आप पहचानते हैं, जानते हैं और जो सामने है इम्पोर्टेड, उनके अलावा एक एम्बेसी ये गवर्नमेंट चला रही है। बड़ी बड़ी चीजें, मिसाल के तौर पे एक एम्बेसडर आता है, क्या वो वॉइस रहा या उसके बाप की कॉलोनी है ये मुल्क के, वो आके पाकिस्तान में कहे कि मैं बहुत मुतमईन हो गया, मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने
जान पे खेल के हमने इनका मुकाबला किया है और पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की 75 साल में कभी इस तरह का नारा नहीं लगा। पहली बार अमेरिका का जो यार है गद्दार है के नारे लगे। इस वक्त ये बैरून मुल्क से ये गवर्नमेंट चल रही है। बैरून मुल्क कौन बैठा हुआ है? वो शख्स जिसका राब्ता उसके साथ है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजाजत लेके, जहां उसके साथ बड़ा सीरियस मुकदमा था जिसमें उसको इजाजत मिली कि तुम बाहर चले जाओ। ये दोनों जो इजाजत वाले हैं, ये उनकी साजिश के साथ हुकूमत चल रही है। मुकामी फैसला कोई नहीं है, फैसले भी इम्पोर्टेड है। सवाल एक जी बिल्कुल। डॉक्टर बाबर अवान साहब, आप क्योंकि इस्लामी तारीख भी काफी जानते हैं, एज अ लॉयर आप काफी वेल रेड भी हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आप काफी जानते हैं, मुझे ये बता सकते हैं दुनिया का कोई ऐसा मुल्क या तारीख से कोई हवाला दें कि ऐसा शख्स वजीर आज़म हो, वो लोग हुकूमत चला रहे हों जिनके ऊपर इल्ज़ामात हों, करप्शन के इल्ज़ामात हों, जिस दिन वो इलेक्ट हों उस दिन उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, फिर जब अदालत में मुबैना चीफ मिनिस्टर और मुल्ज़िम वजीर आज़म पेश हों तो जज साहब को उनकी वजीर आज़म वज़ीर आला की प्रोटोकॉल अदालत में जाने से लेट कर दे। तारीख से दुनिया की आप कोई मिसाल बता सकते हैं? लेकिन उससे पहले मुझे एक अपने खालू है मेरे, कैप्टन मलिक मोहम्मद अफजल, उन्होंने कैद भी काटी थी, जलावतनी भी काटी थी। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान वो मेरठ में थे और मेरे अम्मा जी की बहन थी जो वो उनकी बेगम थी। कल्याम अवान एक रेलवे स्टेशन है जब आप प्रभात से आगे निकलते हैं, और उस रेलवे स्टेशन की एक ऊंची टेकरी है जिसका नाम चंबेली जिसको कहते हैं, पोठवारी में चमेली के फूल को चंबा कहते हैं। वहां के वो रहने वाले थे और वो मुझे आपने याद दिलवा दिया तारीख की बात करके। अब आ जाएं आपके सवाल की तरफ। इसके 3 हिस्से कर लेते हैं। इसका पहला हिस्सा ये है कि पाकिस्तान को 3 एजाज हासिल हुए। एक एजाज ये है कि पाकिस्तान ने वो 5वां मुल्क है जिसने एटमी ताकत हासिल की है। इसका दूसरा पाकिस्तान का एजाज ये है कि आप वो वाइड मीडिया है जिस तरह राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है बाबर अवान साहब के साथ। बहरहाल जो इनकी बात का लुबी लुबाव है, मेरा भी कंसर्न है कि जो पंजाब के अंदर अहकामात दिए जा रहे, खास तौर पे ये बाद में जाके चैलेंज भी हो जाएंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वहां पे मौजूद है, कैबिनेट वहां पे मौजूद नहीं है। चौधरी साहब हमें बताए ना, सुबह से हमजा शहबाज साहब हमें नजर नहीं आए, किधर है वो? आपके शहर में फिर रहे हैं कहीं? नहीं, ये जो पहले भी मॉडल टाउन में ताहिर अल कादरी के दफ्तर पर हमला करके 17-18 बंदे या जितने भी बंदे शहीद हुए और 100 से ज्यादा को गोलियां लगी, उस वक्त भी शहबाज शरीफ ने खुद और उसके वजीरों ने माना था कि ये राणा सनावला ने नवाज शरीफ जो वजीर आज़म थे उनसे अहकामात लेके कर। आज भी जो कुछ अहकामात है, जो मरियम भी आवा के प्रेसिडेंट कर रही है ना, ये जो चेन है ना, वही तोकीर शाह, वही राणा सनावला, वही नवाज शरीफ, और ये हमदा जो है उसकी अभी दी जोर पोजीशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकी। वो उन्होंने जोर जबरदस्ती, जैसे चीमा कहता है, क्यों अब जब उनके वोटर ही खत्म हो गए, अब प्रॉब्लम इनका ये है पीटीआई वालों का कि इन्होंने कदम कदम पर महाज खोले हुए हैं। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जब भी ये बात करते हैं गालियां देते हैं, हालांकि वो शरीफ और अपनी नाक की सीध चलने वाला इंसान है, राजा सिकंदर सुल्तान। अब उन्होंने इनको डिस्ट्रीट कर दिया अपने उन मतलब मेरिट्स पर। भाई अब उनके पास कोई ज्ञान नहीं है कि हमारी जो औरतें और क्रिश्चियन गए हैं 5-6 मेंबर, उनकी जगह हमारी ये लिस्ट है तो आप नोटिफाई करें। द मोमेंट दे आर नोटिफाइड द मेजॉरिटी गोज बैक टू परवेज लाई काफ एंड पीटीआई। वो ये करना नहीं है। वो जो लिस्ट होती है ना, वो ऑलरेडी उसमें नाम होते प्रायोरिटी वाइज, तो जो अगले प्रायोरिटी पे नाम होंगे वही हो जाएंगे, फिर नोटिफाई करना है। मेरा ख्याल है कोशिश की थी परवेज लाई साहब ने लास्ट सेशन में, जिस वक्त उनकी वो अपनी अदम एतमाद की तहरीक भी थी, वो अपनी खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक तो वो रोक पाए, ये नोटिफिकेशन नहीं करा पाए थे। यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है इस वक्त। जो कुछ हो रहा है ये यूजरपेशन है। और अभी मुझे खबर आई है, देखे ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बराह रास्त हमले हो रहे हैं। अभी पिंडी में पुलिस ने तमाम रैलीज को रोक दिया है, किस इख्तियार के तहत? अब ये सारी उम्र भी ये दाग जो है ना, इनकी कालक जो है, ये उतरनी नहीं है।
दे आर मिसबिहेविंग, दे आर प्लेइंग विद फायर, मुल्क के मफादात को नुकसान, कौम को जो जेपर्डी में। अभी कहते जी 200 बंदे और जाओ, ये आधे किलोमीटर है यहाँ से जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, देख लो लिबर्टी में कितने सौ बंदे आके खड़े हुए हैं। इस सारे दिन की इनकी बदमाशी के बावजूद इस वक्त भी वहाँ सैकड़ों की तादाद में पीटीआई के हमायती जमा हो रहे हैं लिबर्टी में। बल्कि आपको उसको भेजें किसी को, कैमरामैन को उसकी फुटेज ले। सवाल आप जी काशिफ साहब, फिर आपके ख्याल में ये किस तरफ जा रहा है मामला? एक तरफ हम देख रहे हैं अभी किस ना तरफ जा रहा है? सारी रात रोंदी रही तो मोया कोई भी ना। यानी हम तो यही रो रहे हैं, हम तो यही रो रहे हैं कि तुम जो है वो आग से खेल रहे हो। ये जवाब उनको देने दें, मेरे पास उसका जवाब नहीं है। हाँ, बहन ये बात मुझे ठीक। मार, यू आस्क्ड फॉर इट, ही हैड रिजाइन्ड, ही हैड डिसॉल्व्ड, निगरान हुकूमत बन रही थी, तुमने कहा नहीं हमको हुकूमत दो, हमारे बयाने मारे जाएंगे। ठीक है, और लेकिन तुम चॉइस साहब जो मसला रखते ये है कि दोनों तरफ से ना, पहले उधर से उनको भी तो कहा जा रहा था कि जो है वो आप हुकूमत, ये बातें तो सब होती रही है ना, इलेक्शन की बात तो पहले भी होती रही, फिर बाद में भी होती रही। दोनों तरफ से ही जो है वो पहले एक तरफ से रिजिडिटी दिखाई गई थी, फिर दूसरी तरफ से रिजिडिटी दिखाई गई। पॉलिटिशियंस ने अल्टीमेटली इस मसले को हल करना है ना, डायलॉग करें, बैठें, मसले का हल ना निकालें। अगर हल नहीं निकालेंगे मसले का तो फिर यही होगा जो सड़कों जारी रहेगी। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, चूंकि जाहिर है साथ साथ जरा खबरों से भी आपको अपडेट कर रहे हैं। तो डी चौक जो कि जाहिर है उस मरकज से निगाह है, और सवाल है कि इमरान खान साहब वही जा रहे हैं क्या है वहां डी चौक पे? जुल्करनैन मौजूद हमारे नुमाइंदे। जुल्करनैन बताएं आप क्या डी चौक पे आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, एक्सप्लेन करें जरा हमें। मैं डी चौक पे मौजूद हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान